और अब 24 का चौसर का वक्त हो चला है। आगे बढ़ते हुए बात 24 के चुनाव में उस लोकसभा सीट की करेंगे जहां पर एम फैक्टर सबसे मजबूत है। ऐसे में सियासत भी तेज है इसको लेकर और चुनावी सरगर्मी भी हाई हो चुकी है। सीमांचल की ऐसी ही एक सीट है बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट, जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, जहां मोदी लहर में भी ये सीट बीजेपी कांग्रेस से नहीं छीन पाई और 2019 में ये इकलौती ऐसी सीट थी जो कांग्रेस ने बिहार में जीती। ऐसे में क्या मोदी की गारंटी कांग्रेस के इस अभेद किले को तोड़ पाएगी? क्योंकि यहां अगर चुनाव जीतना है तो एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोटर पर दम लगाना होगा। आज देखिए इस बार कौन बनेगा किशनगंज का किंग। एक तरफ बिहार में लगातार पीएम मोदी की रैली, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी कस ली है कमर। देश में 2024 के चुनाव को लेकर सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं। खासकर बिहार में जिस तरह से गठबंधन का दौर और चुनावी शोर मचा है, उसने 40 लोकसभा सीट वाले राज्य बिहार को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना, इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं और हालत देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है जी, तो 365 दिन आएंगे तो भी उनको ही हारते हैं सर। आप एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं, तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और वो तो छोड़िए, अपने जांच एजेंसियों को तो दिन भर यहीं रखे हुए हैं, तो वो सब हम लोगों को पता है। आए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आए, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुद्दे की बात। बिहार में मचे चुनावी संग्राम के बीच एक ऐसा जिला है जो बीजेपी के लिए मील का पत्थर और कांग्रेस के लिए अभेद किला है। ये है बिहार के पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ वो जिला जिसे कभी आलमगंज कहा गया तो कभी कृष्णा कुंज के नाम से जाना गया और अब ये किशनगंज के नाम से विख्यात है। 2024 के चुनाव में भी किशनगंज में उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। यहां से जहां पे कांग्रेस ने एक बार फिर डॉक्टर जावेद को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से जेडीयू के डॉक्टर मुजाहिद आलम यहां से उम्मीदवार बने हैं। जबकि इस पूरे खेल को त्रिकोणीय बनाया है एमआईएम के उम्मीदवार और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने। तेजस्वी यादव लगातार इस इलाके में जो जनसभा करते हैं उसमें ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं और लोगों को इससे सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन युवाओं में और खासकर मुस्लिम का कोई बड़ा चेहरा नहीं होने के चलते ओवैसी इस इलाके के मुसलमानों में एक अपनी अलग तस्वीर बना चुके हैं, पहचान बना चुके हैं, जो यहाँ के नतीजों को प्रभावित करने वाला होता है। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधनों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। एम फैक्टर वाली मुस्लिम बहुल किशनगंज लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन में जेडीयू के खाते में गई, तो वहीं इंडिया महागठबंधन में यह सीट एक बार फिर कांग्रेस को मिली है, जिसके पीछे की वजह है कि किशनगंज ऐसी सीट है कि कांग्रेस यहां से जीत पर जीत दर्ज करती आई है। बिहार की ये ऐसी सीट है कि मोदी लहर में भी यहां कांग्रेस की जीत हुई है। अपने सेंट्रल में राहुल गांधी जी को देखना है और इससे अच्छा बेटर मौका और नहीं है कि हम राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया था, लोगों का जन सैलाब समर्थन है उनका। यहाँ के मुसलमानों का जो हालात है, पिछले भी इलेक्शन में 19 का जो इलेक्शन हुआ उस हिसाब से देखा जाए तो चूँकि मुसलमान
हमेशा जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसका कोई रहबर नहीं, कुछ नहीं। अब उस हिसाब से यहाँ देखा जाए तो 2-3 कैंडिडेट जो है, जैसे मास्टर मुजाहिद आलम साहब हैं, अख्तरुल ईमान साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर जावेद साहब हैं। अब पार्टी को लेकर के अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट जो अभी जो वर्तमान जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट, इसका हालत ये है कि यह डिक्टेटरशिप है। अब तक मेरा अनुमान है किशनगंज की मुस्लिम वोट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए पूरे बिहार में जो काम करके दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो या पूरे देश में ऐसा कोई नेता हो जो कि मुस्लिमों के लिए इतना काम किया हो। 2024 चुनावों में कांग्रेस, जेडीयू और एआईएमआईएम के बीच इस सीट पर त्रिकोणीय महामुकाबला होगा। 24 की चुनावी जंग से किशनगंज सीट पर कांग्रेस से डॉक्टर जावेद आजाद को ही फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि जनता दल यूनाइटेड से पूर्व विधायक मुजाहिद आलम के चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। इसके अलावा सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी मैदान में है। ये इलेक्शन पार्टी का नहीं है, ये इलेक्शन एक आदमी का वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया का है। वो आदमी जो कहता है, गुरूर देखिए उसका, हम 400 पार करेंगे, वोट हुआ ही नहीं, हमको पता ही नहीं हम किसको देंगे। हमारे मन में है ना भाई, वोट हम किसको देंगे नहीं देंगे। मुझे आप लोगों ने 2019 में बनाया, आप पूरा रिकॉर्ड निकालिए, आप लोग पत्रकार हैं, और मेरा क्लेम ये है कि पूरे बिहार में मेरे लोकसभा का आधा भी कोई दूसरा एमपी के यहाँ काम नहीं हुआ है। ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ। हमारे विपक्षी दोनों पार्टियां कांग्रेस और एआईएमएम जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर जो है चुनावी नैया पार लगाने की फिराक में है, लेकिन जनता जाग चुकी है कि पिछले 5 सालों से यहाँ से कांग्रेस सांसद रहे, विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुए, कोई नई परियोजनाएं नहीं ला पाए, न ही एएनयू किशनगंज सेंटर के नाम पर वोट लिए, न ही उनके फंड रिलीज कर पाए। बिहार के सभी कार्यकर्ता को और आमजनों को ये सूचना दी जा रही है कि एआईएमआईएम ने जो फैसला लिया था पिछले दिनों में कि सीमांचल के तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय समिति ने यह फैसला किया है कि सिर्फ किशनगंज पार्लियामेंट्री हल्के से, जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है, पार्टी वहीं लड़ेगी। सीमांचल के और दूसरी सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। और जहाँ तक सीमांचल के अदर सीट जिस पर हम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, उसमें पार्टी किसको समर्थन करेगी, आगे उसका निर्णय होगा। 1957 के बाद से किशनगंज की सीट पर कांग्रेस और बाद के दिनों में लालू यादव की पार्टी का गढ़ रहा है। 2014 और 2019 में जब पूरे देश के साथ साथ बिहार में मोदी नाम की सुनामी चल रही थी, तब भी बिहार में महागठबंधन का यह किला अभेद रहा था। किशनगंज में अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव हुए। सिर्फ एक बार 1999 में बीजेपी को जीत मिली, तब सैयद शाहनवाज हुसैन ने जीत दर्ज की थी। 1967 में पीएसपी और 1977 में जनता पार्टी जीती थी। किशनगंज में अब तक 8 बार कांग्रेस को जीत मिली, जबकि 4 बार लालू की पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। जिस किशनगंज में अब तक सिर्फ एक बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहां इस बार भी एनडीए गठबंधन के लिए इंडिया के इस अभेद किले को तोड़ पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में क्या लोगों को इस मोदी की गारंटी पसंद आएगी? मुसलमान वोटर ही नहीं, मुसलमान के साथ दलित, पिछड़ा, मजलूम सब जो है वो एमआईएम के साथ है। एक तरफा यहाँ अख्तरुल ईमान साहब को वोट पड़ेगा और इंशाल्लाह भारी मतों से वो जीतेंगे। देश को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उसको मजबूत करने का काम करेंगे। देश को बचाने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। राहुल गांधी को जब देखे समझ में आता है, अब माननीय प्रधानमंत्री को देखते हैं, तो दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो एक आदमी जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, जो कैलिफोर्निया से आया है वो लोग को जोड़ रहा है, वो रोड पर घूम रहा है, वो मोहब्बत की दुकान खोलते हुए चल रहे हैं। मुसलमान वोटर किशनगंज में एमआईएम के साथ है। यहाँ का जनमत जो है बोल रहा है, पहले भी बोला है, भाजपा के खिलाफ रहा है यहाँ का जनमत हमेशा। एक बार गलती से 1999 में कबूतर के अंडा से चील पैदा हो गया था और वो दोबारा नहीं होगा। यहाँ का जो है जनमत जो एमआईएम के साथ है। पिछले 5 सालों में फिर से बिहार की राजनीति 360 डिग्री घूम चुकी। जिस नीतीश कुमार के साथ 2019 में बिहार में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, 2024 में एक बार फिर वही नीतीश मोदी के साथ दोबारा चुनावी गुणागणित में लगे हुए हैं। ऐसे में किशनगंज का किंग कौन बनेगा,
क्या एक बार फिर इंडिया गठबंधन में यह सीट कांग्रेस की जीती हुई बाजी मानी जाएगी या फिर मोदी की गारंटी? क्या जेडीयू जीतने में कामयाब हो पाएगी? बिहार में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जिन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें बिहार का किशनगंज जिला भी है। सीमांचल का यह जिला राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये वो इलाका है जहां पर मुस्लिमों की आबादी करीब 68% है और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम जो प्रत्याशी होते हैं लड़ाई सीधा होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीत भी कांग्रेस को मिली है। 3 बार से यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी होते रहे हैं, 2009 में और 2014 में जहाँ असरारुल हक यहाँ से जीते थे, वहीं 2019 में जब बीजेपी की सुनामी चल रही थी उस वक्त भी यहाँ से कांग्रेस के डॉक्टर जावेद जीते थे। पिछले बार के मुकाबले इस बार की अगर हम बात करें तो लड़ाई त्रिकोणीय हो चुका है क्योंकि यहाँ पे एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ये एमआईएम का एक तरह से गढ़ हो चुका है। हालांकि लड़ाई दिलचस्प है लेकिन इसमें कौन किसके पीछे किसका पलड़ा भारी रहेगा यह आगामी 26 अप्रैल को पड़ेगा, जिसके नतीजे 4 जून को आने हैं। कैमरामैन सन्नी और किशनगंज से अब्दुल करीम के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। और चलिए अब जातिगत समीकरणों की बात कर लेते हैं। किशनगंज में जातिगत समीकरण की बात करें तो तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवार सुरजापुरी समुदाय से आते हैं। जी हाँ, 32% हिंदू मतदाताओं का वोट है। ये वोट जिस पार्टी को एक मुश्त प्राप्त होगा उसकी जीत की संभावना जताई जाती है। किशनगंज लोकसभा सीट में 68% मुसलमान हैं। ये क्षेत्र भारत, नेपाल, बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ भी है। जिले से नेपाल की लगभग 114 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। 20 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश सीमा है। अब चलिए ये जान लीजिए पहले कि जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, किशनगंज, ठाकुरगंज, इसके अलावा बहादुरगंज और कोचा धामन। तो यहां इस बार जनसंख्या के लिहाज से कितनी जनसंख्या है जो अपनी मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, ये देखिए हम आपको दिखाएं। हिंदू मतदाता पहले तो ये जान लीजिए 32% यहां पर आते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है 68%। सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में ये आते हैं। इसके अलावा मतदाताओं की बात करें तो पुरुष मतदाता कितने हैं, देखिए 6,24,524, महिला 5,86,759, थर्ड जेंडर 48। कुल मतदाताओं की संख्या 12,11,331। इसके अलावा 18 से लेकर के 19 साल के जो आयु वर्ग के मतदाता हैं 20,777, जो जिनको कि हम कह सकते हैं उनमें फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 20 से 29 आयु वर्ग के 29,053। ये हो गई मतदाताओं की संख्या। अब अगर पिछला चुनाव देखें, रिकॉर्ड की बात करें तो वो कैसा रहा है, किस पार्टी के लिए, आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए उम्मीदवार कांग्रेस के मोहम्मद असरारुल हक, उनको जीत मिली थी पिछली बार। वोट कितना मिला था, 3,67,017 कुल मिलाकर के वोट, और प्रतिशत के हिसाब से 33% वोट एक मुश्त उनके खाते में गए थे। सैयद मोहम्मद अशरफ, इनको हार मिली थी और इसके अलावा AIMIM के, इनको भी हार का सामना करना पड़ा था। और बड़ी बात ये देख लीजिए, यहां पर ये जो मार्जिन आपको नजर आ रहा है 30%, 33% से 30%, उसके बाद 26%, मतलब एक बहुत बड़ा अंतर नहीं। लेकिन एक चीज यहां पर खास देखने को मिलती है, वो ये तीनों ही कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं जिन पर पार्टियां दांव लगाती हैं। कारण है 68% मुस्लिमों का वोट बैंक। यानी ये कांग्रेस का ऐसा गढ़ है जिसकी चुनौती इस बार भी 400+ के नारे के साथ बीजेपी पार कर पाएगी या नहीं, स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता। और अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हॉट सीटों में एक अहम सीट की बात हम करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर की उस सियासी रार की बात हम करने वाले हैं जिसमें इस वक्त सबसे हॉट सीट है अनंतनाग, जिसकी गूंज वादियों में है, क्योंकि ये 24 के चुनाव में एक लोकसभा सीट मात्र नहीं रही बल्कि दिग्गजों की चुनावी जंग का अखाड़ा बन चुकी है। एक नहीं बल्कि दो पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ है कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके गुलाम नबी आजाद और उनके सामने है PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जो आपको मेरे इस तरफ नजर आ रही हैं। और यही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस के साथ मिलकर इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। लेकिन दिलचस्प यह है कि इस सीट पर बीजेपी ने अभी तक किसी कैंडिडेट के नाम को घोषित नहीं किया है। इसके अलावा 40 साल बाद यह पहली बार होगा जब आजाद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो ऐसे में उनके पॉलिटिकल करियर के लिहाज से भी यह चुनाव बहुत ज्यादा खास हो जाता है। देखिए अब कश्मीर का सियासी राग अनंतनाग। राजनीति में कब कौन कहां सियासी पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसकी ताजा तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट से निकलकर सामने आई है, जहां जो कल तक एक साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए जी जान से जुटे दिख रहे थे, वही दल अब एक ही सीट पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं
यहाँ पे हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है। उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ साहब। समझौता किया है इसलिए कि हम मानते हैं कि कश्मीर, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कश्मीर का विशेष महत्व है और वो सिर्फ एक अलायंस, एक सीटों का अलायंस नहीं है बल्कि विचारों का एक अलायंस है, ताकि इस देश को सही दिशा के विचार मिल सकें। वो कैसे होगा? जिसमें कि सब सम्मिलित हों, सब उसमें इकट्ठे हों, सब उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। ये मैं समझता हूँ कि कश्मीर में इस अलायंस का एक बड़ा महत्व है। मैंने तो कहा ना, मैंने तो फारूक साहब के हाथ में ही सब कुछ रखा था। मैंने तो उन्हीं के ऊपर डाल दिया था कि यही जिम्मेवारी। मैं तो कैसे अगर उनको तीनों लड़नी होती, कम से कम हमारे पीडीपी के वर्कर की बेइज्जती न करते। वो ये क्या कि पीडीपी का कहीं नामो निशान ही नहीं है, ये सिचुएशन ही नहीं होती। इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो बहुत सब्र किया हमने। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर के 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। इसमें से खुद महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल अभी तक बन गई है, क्योंकि इस सीट पर 2 जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती एक दूसरे के आमने सामने चुनाव में खड़े हैं। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने कद्दावर नेता गुजर लीडर मियां अल्ताफ को इस सीट से मैदान में उतारा है। अपनी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट इस सीट से उतारा है, लेकिन बीजेपी का अब इंतजार है कि वो अनंतनाग राजौरी की इस सीट से किसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं। यानी अब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल बन गई। पहले तो इस सीट पर जारी तनातनी के चलते जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलग अलग हो गए और अब इस सीट पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती एक दूसरे के आमने सामने लोकसभा चुनाव में खड़े। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस सीट पर अपने दमदार प्रत्याशी गुजर नेता मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा, लेकिन असल इंतजार अब बीजेपी का है कि वो इस सीट से किसे अपना प्रत्याशी बनाते हैं। इसकी मेरी अपनी जाती वजह अलग है, लेकिन हमारे साथियों का हम पर दबाव या ये कहना, उसकी वजूहात बहुत सारी, और मैं हमेशा फाइटर रहा हूं। आई ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। बीजेपी का खाता तो बता दिया, पर आजाद साहब को नहीं गिना आपने। उसको क्यों नहीं गिना? वो तो बीजेपी वाले कहते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। तो ये तो जमहूरियत तो एक इट्स अ बैटल ऑफ आइडियाज। इसमें तो कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है। मेरा ये तो कोई जाती लड़ाई नहीं होती है, ये ख्यालात की जंग है। तो मैं तो निकली हूँ, मैंने कहा ना आई एम अ फाइटर। मैं तो निकली हूँ किसी चीज के लिए, किसी मकसद के लिए। नहीं तो मुझे तो अब इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर जब जम्मू कश्मीर के 2 कद्दावर नेता चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ दो हाथ करने वाले हैं। एक तरफ पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले आजाद। दोनों ही जम्मू कश्मीर के सत्ता संभाल चुके हैं और अब अनंतनाग राजौरी सीट से जीतकर लोकसभा जाने की तैयारी में है। लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि इस बार इस सीट का पूरा समीकरण बदल चुका है। डिलिमिटेशन के बाद हुए बदलाव के बाद अनंतनाग राजौर सीट बनी, जो पहले सिर्फ अनंतनाग सीट थी। डिलिमिटेशन से पहले अनंतनाग सीट से महबूबा मुफ्ती 2004 और 2014 में 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुकी। दक्षिण कश्मीर के इस इलाके में महबूबा की पार्टी की पकड़ काफी अच्छी, जबकि गुलाम नबी आजाद इस सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपने अभी तुरंत ये जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने सीटों के बंटवारे को फाइनलाइज किया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसमें महबूबा मुफ्ती भी होंगी। महबूबा मुफ्ती हमारे अलायंस में हैं, लेकिन छोटा प्रांत है जहां पर 3 सिटिंग एमपीज इनके थे। वहां पर बहुत प्रयास करने के बाद हम सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में महबूबा मुफ्ती जी को कुछ नहीं दिला पाए। लेकिन आगे की बात है, आगे कुछ होगा तो देखेंगे।
अलायंस तो रहेगा, हम उनके साथ उतने ही हैं जितने हम औरों के साथ हैं। अलायंस कुछ है, सीट एडजस्टमेंट कुछ है, कई जगह ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसको समझने की आवश्यकता है, उस पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत है। आखिर के सहयोगी गुलाम नबी आजाद वो आपके खिलाफ है और अनंतनाग की सीट पर लड़ेंगे, ऐसा अभी तक वो हमारे सहयोगी अब नहीं बचे ना, अब हमारे सहयोगी नहीं बचे, अब वो किसके सहयोगी हैं ये तो आप उनसे पूछिए। जम्मू कश्मीर की ये सीट अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि अब समीकरण बदल चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी की ये लोकसभा सीट पहले तो अनंतनाग सीट कहलाती थी और इसमें दक्षिणी कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा आते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जो परिसीमन कमीशन के चलते सीटों को लेकर दोबारा से हदबंदी तय की गई, उसमें अनंतनाग की इस लोकसभा सीट से दक्षिणी कश्मीर को 2 इलाके पुलवामा और शोपिया काट दिए गए और उसके बाद जम्मू के 2 जिले राजौरी और पुंछ शामिल किए गए और इस तरह से ये अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट बन गई। अनंतनाग राजौरी की ये लोकसभा सीट जो है पहले अनंतनाग सीट कहलाती थी, क्योंकि ये दक्षिणी कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते थे और परिसमन कमीशन के बाद दक्षिणी कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट इसे काट दिए गए और जम्मू के राजौरी, पुंछ 2 डिस्ट्रिक्ट इसके साथ जोड़ दिए गए और इस तरह से ये अनंतनाग राजौरी सीट बन गई। और गुलाम नबी आजाद जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अपना घरेलू इलाका डोडा छोड़कर अनंतनाग राजौरी से ही मैदान में उतरने का फैसला किया। अनंतनाग राजौरी के इस सीट में केवल दक्षिणी कश्मीर के इलाके शामिल थे, लेकिन अब इस सीट में जम्मू के वो इलाके जुड़ गए हैं जहां एक गुज्जर और बकरवाल मुस्लिमों का ज्यादा दबदबा है और आबादी भी है। और यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी को बदलकर इस सीट से अपने मजबूत गुज्जर नेता मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा। आप उम्मीद कर रहे थे विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव नहीं हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव, और आप लोग अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती साथ नहीं है। आप उस बात को छोड़िए, कांग्रेस के साथ मिलकर हम इन 6 सीटों पे जो है हमने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर लिया है, मिलकर लड़ेंगे और 6 की 6 सीटों पे या तो बीजेपी या बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनको हम नाकामयाब करेंगे। सिर्फ फॉर्मूला क्या रहा आपके और उनके बीच के डिवीजन का, बिल्कुल एक्सक्लूजन का क्या रहा? हाफ 50-50, 6 सीटें हैं, 3 पे कांग्रेस, 3 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हमने सिर्फ वही सीटें रखी जहां पे हम 2019 पे जीते थे, हमने वही सीटें रखी, उससे ज्यादा नहीं। हाल ही में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाले पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पर कोई विकल्प नहीं छोड़ने का आरोप लगाया था। वहीं अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि पीडीपी 2020 में जिला विकास परिषद चुनाव के लिए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के घटकों के बीच बनी सहमति से पीछे हट रही है। ऐसे में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस सीट की वजह से न सिर्फ इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है, बल्कि जिस तरह से 2 पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, उससे अनंतनाग राजौरी की ये सीट जम्मू कश्मीर की सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट बन गई। ऐसे में किस